Good evening, ma'am. Good evening. बोर्ड क्लियर दिख रहा है? Yes, ma'am. आज मैंने लाइट थोड़ा चेंज किया है, तो मैं भले ही क्लियर ना दिखूं, लेकिन बोर्ड क्लियर दिखेगा. ओके? Okay, ma'am. सो सोच रहे हो कि मैम इतनी सजी धजी क्यों है? No, ma'am. पता है, घर पे पूजा थी, मेरे घर पे भी थी. Okay. हेलो मैम. गुड इवनिंग. क्या हाल है? बढ़िया. All fine. कैसा बस है गर्मी हापुड़? बहुत है. हेलो मैम. गर्मी तो यार बहुत पड़ रही है, यहाँ भी बहुत गर्मी अब लगने लगी है. 2-4 दिन पहले तक बारिश हो रहा था, सब ठीक था. अब अचानक से बहुत गर्मी बढ़ गई है. हाँ मैम, वो तभी सही था जब बारिश आ रही थी. हाँ, मैम यहाँ तो लेकिन मैम कोई बात तूफान आ नहीं. जाता था. लेकिन तूफान आता है तो फिर तो खिड़की दरवाजे सारे इतना ज्यादा आवाज करते हैं, बहुत डर लगता है. हमें तो मजा आती थी, मौसम ऐसा आ जाता था. हम स्लाइड पे होते हैं ना, तो उससे आवाज आती है शो करके। मजे आने से एक चीज याद आई कि बचपन में कोई भी ऐसा बहाना मिल जाए जिससे स्कूल की क्लास कैंसिल हो जाए, तो मजे ही आ जाते हैं ना. हाँ सच में मैम. कुछ भी ऐसा हो जाए कि जिससे क्लास में पढ़नी पड़े. हमारे साथ बहुत होता था जब हम लोग स्कूल में थे. अब तो there used to be a period, उसको हम लोग गेम पीरियड बोलते थे, क्योंकि उसमें गेम खेलना होता था. हमें नहीं पता कि तुम लोगों के स्कूल में होता है या नहीं होता है, मेरे स्कूल में था. तो गेम पीरियड के एक पीरियड पहले और एक पीरियड बाद तक कोशिश रहती थी कि हर सब्जेक्ट के टीचर को जिस सब्जेक्ट का जो टीचर है उसका क्लास गेम पीरियड से जस्ट पहले है और जिसका गेम पीरियड के जस्ट बाद है, दोनों को ही कन्विंस करने की कोशिश रहती थी कि लोग खिलाने के लिए रेडी हो जाएं ताकि 3 पीरियड लगातार खेलने को मिल जाए. तो हम लोग बहुत बार कामयाब भी हो जाते थे अलग अलग सही बहानों है. से. बहुत मजे किए मैंने स्कूल में. इट वाज द बेस्ट फेज ऑफ माय लाइफ, ये समझ लो कि सबसे अच्छा वही था समय. और जब अभी नहीं लगता है, जब स्कूल जाते हैं तब नहीं लगता है, लगता है अरे यार कॉलेज जाएंगे तो और मजे होंगे. बट लेकिन जब आप बड़े हो जाते हो, बाकी सारे फेजेस जी लेते हो, तब फिर रियलाइज होता है कि नहीं यार, स्कूल वाला ज्यादा अच्छा था. तो अब बताने का क्या फायदा है फिर? बताने से तो समझते हैं नहीं बच्चे. बताने के लिए इसलिए कि जो भी तुम लोग को ये थोड़े बहुत टाइम मिलता है दोस्तों के साथ, तो उसको अच्छे से एंजॉय करो. बाद में कभी ये अफसोस नहीं होना चाहिए कि पता था, बहुत लोगों ने कहा भी था कि स्कूल वाला फेज तो बहुत अच्छा है, तब भी मैं एंजॉय नहीं कर पाया. तो जितने भी 2-4 अच्छे फ्रेंड्स हैं उनके साथ में अच्छे से खेलो, अच्छे से एंजॉय करो. झगड़े तो किसी से भी मत करो, क्योंकि वेस्ट होते हैं. बड़े होने पे लोग ये सारे झगड़े भूल जाते हैं. पता है, हम लोग के स्कूल टाइम में कितने सारे बच्चे हैं जिनसे हमारे झगड़े होते थे उस वक्त. मैं तो अपेरेंटली किसी से भी नहीं बनती थी, लेकिन फिर जब नहीं जब बड़े हो गए तो अब वो लोग मैसेज करने लगे फेसबुक पे, इंस्टा पे, तो कभी भी फिर हाय हेलो बोलते हैं हम लोग, क्योंकि बड़े हो जाते हैं तो पुराने सारे झगड़े भूल जाते हैं. तो झगड़े कम करो, है ना. मॉरल साइंस की क्लास, आज की क्लास मॉरल साइंस की क्लास है. आज ऐसे ही बुलाया गया है. तो टॉपिक तो देख ही लिया होगा सब लोगों ने. क्या पढ़ाने वाली हूँ मैं? On equality, civics. सिविक्स, माय फेवरेट पोर्शन, और जिसको मैंने Chapter पढ़ाया है 1. उसका भी फेवरेट पोर्शन बन जाता है वो. ठीक है. तो civics is something that we should be knowing because it is about society, it's about surroundings. और इसके बिना तो लाइफ जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज आपको आइडिया ही नहीं है कि आप किस तरह की कंट्री में रह रहे हैं. civics is all about knowing your surroundings बेटा, कि आप किस तरह की गवर्नमेंट के कंट्रोल में हैं, किस तरह की कंट्री में रह रहे हैं, कौन कौन से राइट्स आपको मिले हुए हैं, कौन कौन सी चीजें जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है. सिविक्स उनके बारे में है. तो जो सोशल स्टडीज होती है वो 4 पोर्शन से मिलकर के बनती है. पहला होता है हिस्ट्री. हिस्ट्री में हम वो चीजें जानते हैं जो ऑलरेडी हो चुकी हैं, ताकि हमें ये पता चल जाए कि हमारी रूट्स क्या है, किन जड़ों से हम निकले हैं. तो ये आज की जो सिविलाइजेशन है, ये किन किन चीजों से होकर गुजर चुकी है. तो उससे हमें फायदा मिलता है ये जानने के लिए कि हमने किस तरह के स्ट्रगल्स ऑलरेडी देख रखे हैं एज अ ह्यूमन, और किस तरह के स्ट्रगल आगे आ सकते हैं. तो हिस्ट्री, मोस्टली लोग ऐसा मानते हैं दैट हिस्ट्री इज द बेस्ट गाइड. अगर किसी को अच्छे से हिस्ट्री पता है तो उसको अच्छे से पता है कि कौन कौन से गलत डिसीजन लिए गए हैं. ठीक है. जैसे हम लोग हिस्ट्री को देखते हैं, राजाओं को देखते हैं,
तो आप आराम से देख करके बता सकते हो कि सामंत लोगों को इतनी पावर देना राजा लोगों का गलत डिसीजन था। तो वही हिस्ट्री यूज होती है जनरली अपनी रूट्स, अपनी सिविलाइजेशन के बारे में जानने के लिए, ताकि हमारा कल्चर, हम जैसे हैं वो हम प्रिजर्व कर सके। ठीक है, इंडियन कल्चर अलग है, वेस्टर्न कल्चर अलग है, उसके लिए हम हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। फिर अगला आता है हमारा सिविक्स, जिसमें हम ये जानते हैं कि हम किस तरह की कंट्री में रहते हैं। समझ गए? कंट्री में क्यों रहते हैं, क्यों गवर्नमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन है, कौन कौन से रूल हैं जो हमें गवर्न करते हैं, सोसाइटी के बारे में जानना, अपने राइट्स के बारे में जानना, अपनी ड्यूटीज के बारे में जानना कि एज अ सिटीजन हमारी क्या ड्यूटी बनती है। कोई इंसान अगर आपको बेवकूफ बनाए तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे राइट्स क्या है। आप पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो आपके राइट्स क्या है। तो जो आपके आसपास स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, पुलिस स्टेशन हैं, पार्क हैं, पब्लिक फैसिलिटीज हैं, बहुत सारी मॉल्स हैं, तो इन सारी जगह पे आपको कैसे जाना है, क्या बिहेव करना है, अगर कोई आपके साथ में गलत बर्ताव करता है तो आपके पास क्या क्या सेफ गार्ड है अपने आप को बचाने के लिए, आपकी कंट्री आपको किस तरह के रूल प्रोवाइड करती है, कैसे राइट्स आपको मिले हैं एज अ सिटीजन, और फिर आपकी क्या क्या ड्यूटीज बनती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें कचरा नहीं फैलाना चाहिए, ये एक ड्यूटी है। हमको हमारी हेरिटेज जो है, हेरिटेज मतलब आगरे का किला, लाल किला, ये सब हेरिटेज है हमारे बहुत पुराने से, इनको हम ना तोड़ें, ये हमारी ड्यूटी है। तो ये सारी चीजें हमें सिविक्स से सीखने मिलती हैं। ठीक है, उसके अलावा आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी पढ़ी जाती है ये जानने के लिए कि जहां हम रह रहे हैं वहां कौन कौन से रिसोर्सेज हैं। समझ गए? जैसे अगर हम प्लेन में रह रहे हैं तो हमें पता है कि हमारे पास बहुत फर्टाइल लैंड है, अगर खेती करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ज्योग्राफी जानी जाती है अपने टेरिटरी या फिर अपने फिजिकल पार्ट को जानने के लिए। सोसाइटी तो कल्चरल है, लोगों के बारे में जानना है, इंस्टीट्यूशंस के बारे में जानना है, गवर्नमेंट के बारे में जानना है। लेकिन अगर तुम्हें ये जानना है कि जमीन के नीचे कौन कौन से मिनरल्स दबे हुए हैं, ठीक है, या फिर जो हमारी जो बॉर्डर्स हैं उनसे हम कैसे प्रोटेक्टेड है, हिमालयास कहाँ है, तो उससे जो ज्योग्राफी होती है, ज्योग्राफी से हमको ये पता चलता है कि पूरी कंट्री में कौन कौन से रिसोर्सेज है, कहाँ कहाँ वाटरवे है, कहाँ कहाँ पॉन्ड्स हैं, ताकि हमें पानी कहाँ मिलेगा, कहाँ कहाँ आयरन और एल्यूमिनियम दबा हुआ है जमीन के लिए, हम इंडस्ट्रीज कहाँ लगा सकते हैं, कहाँ पोर्ट है हमारे पास, हम सामान बाहर की दुनिया को कैसे एक्सपोर्ट करेंगे, कहाँ पर हम एयरवे बना सकते हैं, कहाँ पर हम रनवे बना सकते हैं। ये सब ज्योग्राफी का पार्ट है। और एंड में बचता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट अर्निंग मनी, कि कंट्री के लोग कौन कौन से काम करेंगे तो पैसा बनेगा। ठीक है, जॉब करी जाए, सर्विस सेक्टर में रहा जाए, इंजीनियर बना जाए, डॉक्टर बना जाए, या फिर साइंटिस्ट बन जाया जाए, या फार्मर बन जाया जाए, ये सारी चीजें जो बताता है वो है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स आपको बताता है किस तरह की जॉब्स निकलने वाली हैं, किस तरह की जॉब्स अच्छी चल रही हैं, कौन सी जॉब से कितना ग्रोथ हो रहा है कंट्री को। जब हम 4-5 सेक्टर्स को देखते हैं इकोनॉमिक्स में, कभी एग्रीकल्चर को देखते हैं, फिर मैन्युफैक्चरिंग को देखते हैं, फिर सर्विसेज को देखते हैं, फिर हम ये पता लगाते हैं कि इनमें से कौन से सेक्टर से सबसे ज्यादा पैसा कमाया कंट्री ने, तो पता चल जाता है कि चलो सर्विसेज से कमाया। तो अगर सर्विसेज से कमाया मतलब आईटी करेंगे, इंजीनियरिंग करेंगे तो और ग्रोथ होगा, तो और लोग आईटी और इंजीनियरिंग करने लग जाते हैं, तभी हम सब लोग आईटी की तैयारी करते हैं। तो जो इकोनॉमिक्स होती है वो हमें ये बताती है कि कंट्री किस तरह चल रही है, कौन कौन से सेक्टर है जिसमें बहुत ज्यादा जॉब्स है, कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें जॉब्स कम है और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो ये चारों मिलकर के बनाती है एसएसटी। हिस्ट्री का एक चैप्टर हमने पढ़ लिया, सामंत लोगों से कुछ तो सीखने मिला ही होगा, चोला कल्चर से कुछ तो सीखा ही होगा तुम लोगों ने। अब आगे चलते हैं सिविक्स की तरफ और आज पढ़ेंगे कि कंट्री में हमें क्या मिला है। तो हमें सबसे पहली चीज है जो टॉपिक हमें पढ़ना है और बहुत ज्यादा जरूरी है वो है इक्वालिटी। ऑन इक्वालिटी। अब तुम लोग अपने अपने मन से मुझे ये बताओ, सोच करके, कैसी भी हो सकती है, आड़ी तिरछी मिर्ची डेफिनेशन, जस्ट टेल मी व्हाट डू यू थिंक द इक्वालिटी इज। बताओ। All the people here in the world are equal. All the people of the world are equal. Very good. और equal rights to the people. Equal rights to the people. Correct. बताओ यशवर्धन, हेमांग, कथर। मैंने बता दिया अभी। अच्छा, तो जो बचा है वो बताए। कुछ तो दिमाग में आता होगा ना, इक्वालिटी टर्म को सुन के कुछ तो लगता होगा कि क्या करे तो इक्वल रहेंगे अपन, क्यों दी जाती है इक्वालिटी। हाँ बेटा, हम किसी भी पब्लिक प्लेस में
किसी की कास्ट या क्रीड से वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। गुड, ठीक है। चलो अच्छा मैं कुछ all बताती people हूँ। हाँ बताओ बच्चा, क्या बताने वाले थे? all people are free to follow their religion and background races color. ठीक है, चलो मैं कुछ बताती हूँ इक्वालिटी के बारे में। इक्वालिटी बेटा, इंडिया एक डेमोक्रेसी है, ठीक है। डेमोक्रेसी क्या है ये हम अभी बताती हूँ, बट मैं बता रही हूँ कि इंडिया एक ऑलरेडी डेमोक्रेसी है, ठीक। और डेमोक्रेसी के का जो सोल होता है, सोल मतलब जैसे हम बॉडी है, हमारी सोल के बिना हमारा कोई महत्व नहीं है, हम जिंदा ही नहीं है, वैसे ही डेमोक्रेसी का सोल होता है इक्वालिटी। तो हमारा जो इंडिया यानी हमारा जो कंट्री है, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया है उसमें इक्वालिटी सोल की तरह है। सोल की तरह क्यों है कि इक्वालिटी पे सबसे ज्यादा फोकस किया गया है इंडिया में। क्यों किया गया है? हम में ऐसा मानते हैं कि किसी भी धर्म, किसी भी कास्ट, किसी भी जेंडर, ठीक है, और किसी भी एथनिसिटी को बिलोंग करने वाला आदमी एक ही समान है, ठीक है। केवल सिटीजन्स के लिए है इंडिया में। ऐसा नहीं है कि अमेरिका से कोई आया तो हम उसको इक्वल राइट देंगे, ठीक है, कुछ राइट्स उसको इक्वल मिलेंगे, बट जो इंडियन सिटीजन है वो सारे इक्वल है लॉ की नजर में। अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि देखो, जब हम लोग ब्रिटिशर्स के कब्जे में थे तो ब्रिटिशर्स हम लोगों के साथ बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन करते थे। अगर वो हम लोगों को अपने यहाँ ऑफिस वगैरह में काम देते थे तो बहुत नीचे की पोजीशन देते थे, हमारे साथ बैठ करके खाना नहीं खाते थे क्योंकि वो हमें ब्लैक्स बोलते थे और अपने आप को व्हाइट और सुपीरियर व्हाइट्स बोलते थे। और हम लोग को वो अगर हम उनकी कंपनी में काम करते थे तो यूनिफॉर्म गंदी संदी दी जाती थी। ऐसा बोला जाता था कि इंडियंस अगर कोई चीज छू लेते हैं तो वो अनहाइजीनिक हो जाती है, हमारे हाथ से छुआ हुआ वो खाना नहीं खाते थे। हम ब्लैक थे इसीलिए उनके लिए डिस्गस्टिंग थे, ठीक है। अब हम ब्राउन स्किन है, अफ्रीकन और भी ज्यादा ब्लैक होते हैं, तो वो अफ्रीकन के लिए और भी ज्यादा बुरे थे। अफ्रीकन को तो वो बेचते और खरीदते तक थे, उसको बोलते हैं स्लेव ट्रेड, कि इंसानों को खरीदना और इंसानों को बेचना। तो ये जितनी भी साउथ ईस्ट एशिया मतलब वो वाला रीजन जिसमें इंडिया प्रेजेंट है, या इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया या फिर अफ्रीका, तो एशिया और अफ्रीका दो ऐसे कॉन्टिनेंट हैं जिनके बारे में यूरोप के लोग बहुत अच्छा नहीं सोचते थे हमेशा से। उनको ऐसा लगता था कि ये लोग हमारे जितने अच्छे नहीं है क्योंकि ये इतने बिल्ड नहीं है, देखने में इतने ब्यूटीफुल नहीं है, और साइंस वगैरह की नॉलेज भी इन लोगों को कम है क्योंकि हम लोगों को पास उस वक्त वेदास की नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी, हमारा कल्चर हमारे लिए बहुत ज्यादा कोई पता था। हमें ये पता था कि मेंटल पीस कैसे रखनी है, स्पिरिचुअलिटी तो हम ही ने सिखाई ना पूरी दुनिया को, ये योगाभ्यास और ये मेडिटेशन, ये सब इंडिया का दिया हुआ है, लेकिन आज पूरा वर्ल्ड इसको करता है फॉर द पीस ऑफ माइंड। तो हम लोग बहुत सीधे साधे लोग थे, कभी ये नहीं सोचा कि यार ये बड़ा है या छोटा है, कभी किसी के ऊपर आक्रमण करने का भी नहीं सोचा। आक्रमण मतलब अटैक। कभी हमने ये नहीं सोचा कि नहीं यूरोप के पास, हमारे पास तो इतना सारा पैसा है, भारत को तो सोने की चिड़िया बोलते थे, तो कभी हमने ये नहीं सोचा कि हमारे पास इतना सारा पैसा है तो हम जाकर के यूरोपियंस पे अटैक कर देते हैं और उनका भी पैसा अपने अंडर ले लेते हैं। अगर हम चाहते तो ये कर सकते थे क्योंकि सारा पैसा यूरोप वाले तो हमसे ही चुरा करके ले गए हैं। तो हम चाहते तो हमारे पास में इतना ज्यादा पैसा था, वी हैड लॉट ऑफ मनी और हमारे पास इतना ज्यादा पावर था, हम चाहते तो किसी कंट्री फिर ऐसे ही करते। अफगानिस्तान, ईरान और जितनी भी रीजन है यूरोप वाले और उधर ये वेस्ट एशिया वाले, इन सब पे हम अटैक कर देते, जीत लेते, लेकिन कभी हमने किया ही नहीं क्योंकि हमारे सिविलाइजेशन का पार्ट ही नहीं है, हमारी हिस्ट्री ऐसी नहीं है, हमारा कल्चर ही ऐसा नहीं है। हमको ऐसा लगता है कि सब लोग बराबर होते हैं, हंसी खुशी रहेंगे, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ब्रदरहुड, जो अभी किसी ने एक डेफिनेशन बोली थी कि दुनिया में सब लोग बराबर है। एक्चुअली इंडियन ऐसा ही मानते हैं। अगर इंडियन मतलब हिंदुस्तान जो हमेशा से रह रहे हैं यहाँ पर, उनका अंदर हमेशा यही भावना थी कि पूरी दुनिया के लोग इक्वल होते हैं, इसीलिए हमने कभी किसी पे अटैक नहीं करा, कभी किसी को अपने से नीचा नहीं समझा। लेकिन हमें नहीं पता था कि दुनिया के और लोग किस तरह के होते हैं। हमें तो तब पता चला जब ब्रिटिशर्स एक्चुअली आए इंडिया, और यहाँ आने के बाद में जब हमने ये देखा कि उन्होंने हमारे घर अलग बना दिए, अपने घर अलग बना दिए, हमारे वाले जो घर है उनको ब्लैक टाउन कहा जाने लगा, उनका वाला जो घर है उनको व्हाइट टाउन कहा जाने लगा, हमें जॉब्स नहीं मिलती थी, हम हमारे साथ खाना नहीं खा रहे थे, हमें छू नहीं रहे थे। पैसा तो एक अलग की चीज होती है, पैसा तो एक ऐसी चीज है कि चलो आप ज्यादा लालची हैं तो आप ज्यादा कमा लो, सामने वाले को कम कमाने दो, कोई बात नहीं, इतना तो चल जाता है, लेकिन सामने वाले इंसान को छुओ ना,
उसको छूने से मना कर दो कि नहीं नहीं तुम तो गंदे लग रहे हो, तो ये तो डिग्निटी पे वार करने के इक्वल है। इससे तो आप इंसान का जो वर्थ होता है, उसकी डिग्निटी होती है, उसे हर्ट करते हो। तो ये वाली चीज हमने केवल ब्रिटिशर्स के टाइम पर देखी। तो ये वाली चीज के टाइम पे हम लोग ब्रिटिशर से बहुत ज्यादा परेशान थे। तब फिर हम लोगों ने सोचा कि यार हम लोग इतने सारे रिलीजन के साथ में रह लिए, हिंदू मुस्लिम इतने सारे टाइम से साथ में रह रहे हैं, क्रिश्चियंस भी इतने टाइम से साथ में रह रहे हैं, ये सारी दिक्कतें कभी नहीं आएंगे, छूने से दिक्कत है। लेकिन ये जैसे ब्रिटिशर्स आए हैं, इनके साथ तो समस्या बढ़ती चली जा रही है। तब फिर जब हम लोगों ने रिवॉल्यूशन किया, उनको यहाँ से भगाया 1947 में, उसके बाद जब हम लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया मतलब जब हम लोगों ने अपना संविधान है, अपनी रूल बुक बनाई कि हमारी कंट्री कैसे चलेगी, उस वक्त हम लोगों ने उसमें इक्वालिटी रखी। इक्वालिटी का मतलब कि चाहे इंसान किसी भी जेंडर का हो, मतलब लड़की हो या लड़का, चाहे इंसान किसी भी कास्ट का हो, ठीक है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कोई भी कास्ट हो, चाहे इंसान किसी भी रिलीजन का हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, चाहे कोई भी एथनिसिटी हो, मतलब एथनिसिटी मतलब आदिवासी भी है, अगर वो शेड्यूल ट्राइब में भी है, ट्राइब्स में रह रहा है, कितने सारे लोग जंगलों में रहते हैं, वहां तक के लोगों को, और चाहे कोई भी प्लेस ऑफ बर्थ हो उसका, चाहे वो हिंदुस्तान में पैदा हुआ हो या फिर चाहे यूपी में पैदा हुआ हो, चाहे महाराष्ट्र में पैदा हुआ हो, चाहे कर्नाटका में, तमिलनाडु में पैदा हुआ हो, कोई भी प्लेस ऑफ बर्थ हो, तो रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इन पांचों आधार पर बिल्कुल भी डिवीजन नहीं माना जाएगा, लोगों को इक्वल माना जाएगा। इक्वल मतलब एक लॉ जो तुम्हारे लिए लगेगा वो ही लॉ सारे लोगों के लिए लगेगा, और वो इक्वालिटी है। तो इक्वालिटी, रियल इक्वालिटी हमने डिफाइन तो कर दी, और उसका रीजन भी मैंने बता दिया कि हम लोगों ने जिस तरह की संस्था देखी थी ब्रिटिशर्स के टाइम पे, हम नहीं चाहते थे कि इंडिया के आगे आने वाली जनरेशन इन चीजों को देखे, क्योंकि अगर वो चीजें कंटिन्यू रहती तो तुम में से बहुत सारे लोग हैं जिनको कम राइट्स मिलते, कुछ लोग को ज्यादा राइट्स मिलते, ठीक है। पूरी कोशिश की गई कि हर एक इंसान को इक्वल रखा जाए, तभी हम कहते हैं कि इक्वालिटी सोल है इंडिया की। अगर इक्वालिटी खत्म हो गई तो इंडिया खत्म हो जाएगा, क्योंकि इंडिया का जो बेस है, जिस तरीके से हमने इंडिया को बनाया है, जो सपने हमारे पूर्वजों ने देखे हैं, महात्मा गांधी ने देखे, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देखे, चाचा नेहरू ने देखे, ठीक है, जो उन लोगों ने सोचा वो सब फेल हो जाएगा, क्योंकि उन लोगों ने केवल एक ही चीज सोची थी कि सारे लोग इक्वल रहे, कोई किसी के बीच में छुआछूत ना हो, ठीक है, इसको बोलते हैं इक्वालिटी। इतनी बात समझ में आई? किस किस को इक्वालिटी समझ में आ गई? मैम मुझे ठीक, मैम मुझे सबको आ गई, वेरी गुड। अब इक्वालिटी इंश्योर करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। अभी इक्वालिटी कहने से तो है, चलो कह तो दिया इक्वालिटी है, बट कैसे हम ये निश्चित करेंगे कि हर एक इंसान इक्वल है, उसको करने के लिए हमने कुछ चीजों को बोला। सबसे पहले हम लोगों ने ये बोला कि हम इक्वल हैं और इंडिया एक डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का मतलब बेटा होता है कि एक ऐसी जगह जहां पे एक्चुअल पावर लोगों के पास है। डेमो मतलब होता है पीपल, ठीक है। तो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का एक वो तरीका है वेयर अल्टीमेट पावर इज विद पीपल। ऐसा मानते हैं कि जो पावर है वो लोगों के हाथ में। क्यों है लोगों के हाथ में पावर? क्योंकि जो नेता लोग हैं वो लोग बाय बर्थ नेता नहीं है। जैसे किंग बाय बर्थ होता था, वो किंग होता था तो उसका बेटा बाय बर्थ किंग बनता था, समझ गए ना? उसको किसी को चुनना नहीं पड़ता था। तो जो पुराने जमाने में किंग होता था उसका बेटा बाय बर्थ प्रिंस होता था, कि किंग का बेटा प्रिंस माना जाएगा और वो प्रिंस आगे चल करके किंग बनेगा। तो कभी ये सब होता ही नहीं था कि कौन होगा जो एक्चुअल रूल करेगा, ये दिक्कतें आती नहीं थी। लेकिन इंडिया को हमने डेमोक्रेसी बना दिया। हमने ये बोला कि आज से जो हमारा नेता होगा वो सिलेक्ट होगा, इलेक्ट होगा। ऐसा नहीं होगा कि किंग का बेटा किंग रहेगा। तो डेमोक्रेसी में उसको बाय बर्थ कोई राइट नहीं मिलेगा कि जस्ट बिकॉज आप पैदा हुए हैं तो आप हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, नहीं चलेगा। तो क्या चलेगा? तो बोला ये डेमोक्रेसी है, यहाँ पे पावर लोगों के पास में है, लोग वोट करेंगे, लोग आपको जिताएंगे तो आप बैठोगे। इसीलिए बोला जाता है कि डेमोक्रेसी में एक्चुअल पावर लोगों के पास में है, क्योंकि जो वोट करता है
वही तो गद्दी पे बैठा रहा है आपको। अगर वो आपको वोट ही नहीं देगा तो आप गद्दी पे बैठोगे ही नहीं। बीजेपी ने इतनी सारी सीट्स जीती तभी तो वो पार्लियामेंट में गए, तभी तो मोदी प्राइम मिनिस्टर बने। तो डेमोक्रेसी का मतलब एक्चुअल पावर लोगों के पास में है। लोग अगर आपके लिए वोट करेंगे तो ही आप उस गद्दी पर बैठ सकते हैं, और अगर लोगों ने आपको वोट नहीं दिया तो आपको हटा दिया जाएगा ऑफिस से। और अगर नेक्स्ट इलेक्शन में लोगों ने बोला कि तुमने अच्छा काम नहीं किया, अब इस वाले इलेक्शन में तुमको वोट नहीं देंगे, तो तुमको वो पावर छोड़नी पड़ेगी। ये है डेमोक्रेसी। अगर मोदी जी ने इन 4 सालों में कुछ नहीं किया तो 2025 के इलेक्शन में मोदी जी को कोई वोट नहीं करेगा, और कोई वोट नहीं करेगा तो फिर मोदी जी को से हटना पड़ेगा। तो ये इस डेमोक्रेसी की ही खासियत है। अगर हम लोग किंगशिप में रह रहे होते तो मोदी जी के पिताजी भी किंग होते, उनके पिताजी भी किंग होते, फिर हम लोगों के पास कोई पावर नहीं होती, वो लोग कंट्री चलाते रहते हमेशा ही। तो ये है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब समझ में आ गया। और डेमोक्रेसी के साथ इक्वालिटी है, यानी हम ये मानते हैं कि पूरी जो इंडिया है उसमें सबसे ज्यादा पावर इंडिया की जनता के पास में है, सिटीजन्स के पास में है, और सिटीजन्स के पास में पावर है, वो नेता को चुन रही है। और सारे सिटीजन्स इक्वल है, यानी सारे सिटीजन्स के पास इक्वल पावर है। इक्वल पावर का क्या मतलब कि सबके वोट का एक ही वैल्यू है। समझ गए? इक्वल पावर कैसे आप मानेंगे कि तुम बोलोगे मैम कुछ लोग तो अमीर है, कुछ लोग तो गरीब है, तो सबके पास इक्वल पावर कैसे हुई? सही बात है, मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ। इक्वल पावर ऐसे है बेटा, इक्वल पॉलिटिकल पावर है। समझ गए? पॉलिटिकल का मतलब अगर आप एक वोट करने जाएंगे और कोई एक बहुत गरीब आदमी एक वोट करने जाएगा, या मोदी जी एक वोट करने जाएंगे, तो सबके वोट को वन ही काउंट किया जाएगा। ऐसा नहीं बोला जाएगा कि मोदी जी ने वोट दिया है तो मोदी जी के एक वोट की वैल्यू 1 लाख और गरीब इंसान के एक वोट की वैल्यू 100 रुपए। ऐसा तो नहीं है। तो हर एक कंट्री में जितने भी लोग हैं वो सारे लोगों के लिए 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू है, यानी एक पर्सन एक वोट देगा और उस एक वोट की एक वैल्यू होती है जो सबके लिए ट्रू है। और इसीलिए ट्रू है ये बात क्योंकि हम सारे लोग इक्वल हैं, और ये बात हमने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख रखी है कि सारे लोग इक्वल हैं, सारे लोग वोट करेंगे तो सबका वैल्यू एक ही काउंट किया जाएगा। और इसको बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। मतलब यूनिवर्सल मतलब सबको दिया गया है, एडल्ट मतलब 18 साल से ऊपर, और फ्रेंचाइजी मतलब वोट करने का अधिकार। तो हमने इक्वालिटी बनाने के लिए इंश्योर किया है कि कोई भी इंसान अगर 18 साल से ऊपर उसकी उम्र है तो उसको हम लोग वोट करने का राइट देंगे और उसके वोट को 1 काउंट करेंगे। समझ में आई इतनी बात? Yes, ma'am. यस मैम। तो हम Yes, ma'am. तो ये बात हम कह सकते हैं कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी हमको पॉलिटिकल इक्वालिटी देती है, पूरी इक्वालिटी नहीं है, क्योंकि पूरी इक्वालिटी होती तो हाँ, अंबानी में और फिर किसी गरीब आदमी में कोई डिफरेंस ही नहीं होता। ठीक है, सबके पास इक्वल पैसे होते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी ने इतना तो इंश्योर कर दिया कि सबको पॉलिटिकल इक्वलिटी मिल जाए, यानी ऐसा ना हो कि अमीर के पास ज्यादा पॉलिटिकल पावर रहे और गरीब के पास में कम। बट बेटा कुछ चीजें ऐसी हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के भी कंट्रोल में नहीं थी। जैसे कोई इंसान ज्यादा पढ़ लेगा, कोई इंसान किसी दूसरे से ज्यादा इंटेलिजेंट है तो वो कोई ज्यादा बेटर काम कर लेगा, तो उसके पास ज्यादा पैसे आ जाएंगे। अब ये इंश्योर करना मुश्किल है कि सारे लोग इक्वल ही इंटेलिजेंट बने और सारे लोग इक्वल ही पैसे कमाएं। गवर्नमेंट ही कैसे इंश्योर कर सकती है? कोई नहीं बता सकता है कि कल अथर्व में और हेमांक में कौन ज्यादा रिच होगा, क्योंकि दोनों को पढ़ने का अधिकार इक्वल दिया है गवर्नमेंट ने, वो भी इक्वालिटी है। 18 साल के जब दोनों पूरे हो जाएंगे तो दोनों को वोट करने का राइट रहेगा, वो भी इक्वालिटी है। गवर्नमेंट ये तक बोलती है कि अगर किसी के पास पैसे नहीं है पढ़ने के लिए, गरीबों को तो मुफ्त में एजुकेशन दे देती है स्कूल में, ठीक है, लेकिन उसके अलावा उस पढ़ाई का आप क्या रिजल्ट निकालेंगे ये गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। इसीलिए गवर्नमेंट पॉलिटिकल इक्वालिटी तो दे सकती है, लेकिन इकोनॉमिक इक्वालिटी गवर्नमेंट नहीं दे सकती, और इकोनॉमिक इक्वालिटी गवर्नमेंट नहीं दे सकती। इसीलिए हम ये नहीं कहते कि हमारे यहाँ एब्सोल्यूट इक्वालिटी का, एब्सोल्यूट मतलब पूरी तरह इक्वालिटी का प्रोविजन है, नहीं है, पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में मिक्स्ड फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को अपनाया है।
मिक्स्ड फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को अपनाने की वजह से हम ऐसा रूल नहीं बना सकते कि कंट्री जितना भी पैसा कमाएगी वो सारा पैसा सब लोगों के बीच इक्वल बटेगा। ठीक है, ये भी बोल सकते हो आपके मैम ये बात तो ठीक है कि हेमांक और अथर्व में कल कोई एक ज्यादा रिच हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट ये रूल भी तो बना सकती है कि कितना भी पैसा तुम लोग कमाओ सबका पैसा गवर्नमेंट के पास जाएगा और फिर गवर्नमेंट सबको इक्वल बांटेगी। तो उस केस में तो इकोनॉमिक इक्वलिटी आ सकती है। लेकिन हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये जगह नहीं ली है। हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बोला है कि हम डेमोक्रेसी तो हैं, लेकिन डेमोक्रेसी के साथ साथ हम एक तरह की अभी मैंने कौन सा टर्म यूज किया था, हाँ, हम एक डेमोक्रेसी तो है बट डेमोक्रेसी के साथ साथ हम मिक्स फॉर्म की डेमोक्रेसी है। मिक्स फॉर्म क्या होता है? मिक्स फॉर्म बेटा वो फॉर्म होता है, एक डेमोक्रेसी मैं एक एग्जांपल देती हूँ, तुम लोगों को उससे समझ में आ जाएगा। हमारी कंट्री है इंडिया, एक और कंट्री है रशिया और चाइना, सबने सुना है ना। तो रशिया में जब नए नए रेवोल्यूशन हुआ था, हमारे यहाँ भी रेवोल्यूशन हुआ तो हम भी इंडिपेंडेंट हुए। रशिया में एक रेवोल्यूशन हुआ था 1917 में, उसका नाम है बोल्शेविक रेवोल्यूशन। तो रशिया में जो इक्वालिटी का जो डेफिनेशन है था उस वक्त, वो लोगों ने अलग तरह का रखा था, क्योंकि वो लोग ये बोल रहे थे अगर हम लोग रेवोल्यूशन करने के बाद में ये जार उस वक्त राजा था और उससे लोग बहुत परेशान थे, बोले अगर जार को हटा करके हम लोग आ जाएंगे पावर में, ऐसा बोले वहां के लोग। जैसे यहाँ कांग्रेस और गांधी ने जिताया ना हम लोगों को, वैसे ही वहां पर भी लेनिन था, लेनिन करा रहा था ये काम। तो लेनिन लीडर था, उसने बोला कि अगर जार हट गया और मैं आ गया पावर में तो मैं इकोनॉमिक इक्वालिटी लाऊंगा, मतलब जितना तुमको जरूरत है उतना पैसा सबको गवर्नमेंट देगी। ठीक है, और इक्वालिटी ऑफ आउटकम रहेगा। आउटकम मतलब सब लोग मिलकर के जितना प्रोड्यूस करेंगे वो इक्वल बटेगा सब में। ठीक है, तो वो तरीका रशियन लेके आए और उस फॉर्म को वो लोग सोशलिज्म बोलते हैं। तो सोशलिज्म एक ऐसी विचारधारा है, सोशलिज्म ऐसा मानती है कि कंट्री में जितने भी लोग रहते हैं ये सारे लोग जो कमा रहे हैं वो सब में इक्वल बटना चाहिए। बट इंडिया एक और सोशलिस्ट कंट्री नहीं है, क्योंकि हमने डेमोक्रेसी का मिक्स फॉर्म अपनाया है। मिक्स फॉर्म ये कहती है कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर एक साथ कोएग्जिस्ट कर सकता है। कोएग्जिस्ट क्या कर सकता है? हम ये तो कहते हैं कि सब लोग बाय बर्थ इक्वल है, लेकिन किसी की प्रतिभा को नकार के, किसी के अंदर कोई हुनर है उसको नकार के, उसकी मेहनत को इग्नोर करके जितना भी पैसा वो कमाए उसको कब्जा करके किसी और में बांटना, इसको हम फेयर नहीं मानते। हम ऐसा मानते हैं कि ये किसी के हुनर के साथ गद्दारी है, किसी की प्रतिभा को ना पहचानने के बराबर है। तो इसीलिए अगर कोई इंसान बहुत मेहनती है, मान लो हेमांक और अथर्व में हेमांक बहुत मेहनती है और वो दिन रात काम करके कोई पैसा कमा रहा है, तो गवर्नमेंट का इतना राइट नहीं बनता है कि वो सारा पैसा हेमांक से ले ले और बोले कि नहीं तुमको सब में इक्वल बटेगा। उस केस में कुछ लोगों ने ये बोला कि फिर तो हम कैपिटलिस्ट बन जाएंगे। उस केस में तो ऐसा होगा कि जो ज्यादा मेहनत करेगा वो रिच होता जाएगा और कुछ लोग बाय डिफॉल्ट गरीब होते चले जाएंगे, और ये तो फिर नाइंसाफी होगी। हमने बोला कि हम कोशिश कर सकते हैं, हम केवल ये कोशिश कर सकते हैं कि जो इंसान के पास में ज्यादा पैसा है उससे बोल सकते हैं कि वो टैक्स दे दे, और वो टैक्स देगा तो उस टैक्स से हमारे पास पैसा आ जाएगा, तो हम उससे स्कूल कॉलेज गवर्नमेंट के नाम पे खोल देंगे, और जो लोग गरीब है उनको फ्री में एजुकेशन देंगे, उनको बोलेंगे कि आप भी मेहनत करिए, आप भी अमीर बनिए। इतना तो गवर्नमेंट कर सकती है, लेकिन पूरा पैसा किसी अमीर से छीन करके किसी गरीब को देने में बिलीव नहीं किया जाता। समझ गए? तो हम लोग एक मिक्स फॉर्म ऑफ मॉडल है जिसमें हम ये मानते हैं कि डेमोक्रेसी तो ठीक है, इक्वालिटी भी ठीक है, तो जहां तक पॉलिटिकल पावर की बात है तो उसको हम इक्वल बांट देते हैं सब में, सब लोग एक वोट करेंगे, सबका एक ही वैल्यू लिया जाएगा। लेकिन जहां तक पैसे और इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात है उसमें हम मेरिटोक्रेसी को फॉलो करते हैं। मेरिटोक्रेसी का मतलब मेरिट को पहचानना, किसी के हुनर को पहचानने को हम फॉलो करेंगे, और जो इंसान रिच होगा ऐसा माना जाएगा कि वो अपने वर्थ की वजह से रिच है, अपने काम की वजह से रिच है। तो जो ज्यादा पैसा कमाएगा उससे गवर्नमेंट टैक्स तो ले सकती है लेकिन उसकी जायदाद जब्ती नहीं कर सकती। इतनी बात समझ में आई? यस मैम। तो आई थिंक आप लोगों को इक्वालिटी समझ में आ चुकी है।
तो हम इक्वालिटी की एक दो चीजें और पढ़ते हैं, उसके बाद फिर एक दो स्टोरीज हैं आपके बुक में। स्टोरीज क्यों हमें पढ़ाई जाती हैं? केवल इसलिए ताकि हमें एग्जाम्पल समझ में आए। मैंने रशिया का एग्जाम्पल इसीलिए दिया ताकि आप ये समझ सको कि इक्वालिटी के बहुत तरीके होते हैं, लेकिन इंडिया एक मिक्स्ड डेमोक्रेसी है, ठीक है, मिक्स्ड। और हम सोशलिस्ट भी हैं, लेकिन कैसे सोशलिस्ट हैं हम? डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट। डेमोक्रेटिक मतलब डेमोक्रेसी को फॉलो करने वाले, इंडिविजुअल के वर्थ को इज्जत करने वाले सोशलिस्ट हैं। हम उनकी तरह कम्युनिस्ट नहीं है, रशिया और चाइना की तरह कि आपने जो भी कमाया है उसको इक्वल बांट दो। तो वो जो सोशलिज्म का फॉर्म है उसको एक्चुअली कम्युनिज्म बोला जाता है। तो वो लोग सोशलिस्ट हैं, उन्होंने अपने लिए एक नया टर्म बना लिया और उसको उन्होंने बोला कम्युनिस्ट। और हम लोग सोशलिस्ट हैं, हम लोग ऐसा मानते हैं कि हम लोग एवरेज सोशलिस्ट हैं, कि जनता के लिए गवर्नमेंट उतना करेगी जितना गवर्नमेंट को लगता है कि जरूरी है किसी भी इंसान को ऊपर बढ़ने के लिए। जैसे अगर किसी गरीब आदमी को पढ़ने का मौका ही ना मिले तो ये गलत है। उस केस में हम ये नहीं कह सकते कि हेमांग बहुत रिच है तो वो रिच होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि अथर्व को कभी स्कूल जाने का मौका ही ना मिला हो, क्योंकि उसके फादर गरीब थे। लेकिन अथर्व की तो इसमें कोई गलती नहीं थी, उसके फादर ने कोई काम नहीं किया, तो अथर्व की तो इसमें कोई गलती नहीं थी। हो सकता है वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, हिमांग से भी ज्यादा, लेकिन हिमांग के फादर रिच है तो उन्होंने इसे तो पढ़ा दिया, लेकिन अथर्व नहीं पढ़ पाया। तो इस केस में तो गलत है। मेरिट है आदमी के पास में, बच्चे के पास में टैलेंट भी है, फिर भी वो पैसा नहीं कमा पा रहा है। तो फिर गवर्नमेंट ने बोला तो हम एक सोशलिज्म का थोड़ा सा मॉडल इंट्रोड्यूस कर देते हैं कि जो इंसान केपेबल नहीं है या पढ़ा नहीं पा रहा है बच्चों को, उस केस में हम बच्चों को पढ़ाएंगे। और अगर अथर्व एक्चुअली इंटेलिजेंट है तो उसको मौका मिलना चाहिए पढ़ने का, और पढ़ के वो अगर कुछ बड़ा काम करेगा तो वो हिमांग के बराबर पैसे कमा सकता है। इसको बोलते हैं इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि किसी भी आदमी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अवसर की अगर कमी है तो नहीं मान सकते कि इक्वालिटी है। तो इंडिया इस बात को तो मानता है कि हमें अपॉर्चुनिटी इक्वल मिलनी चाहिए, लेकिन वो इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानता है कि अगर किसी ने अपॉर्चुनिटी की वजह से अच्छा पैसा कमा लिया है तो उसका पैसा छीन के बांट देना चाहिए। तो हम फॉलो करते हैं बेटा इक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। सारे लोग लॉ की नजर में इक्वल है। दूसरा हम ये फॉलो करते हैं इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब हर एक इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अगर उसके माँ बाप उसे वो अपॉर्चुनिटी दे पा रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर माँ बाप ये अपॉर्चुनिटी नहीं दे पा रहे तो गवर्नमेंट खुद ये अपॉर्चुनिटी देगी, और इसको बोलते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी का मौका। और इसी वजह से हम लोगों को सोशलिस्ट बोला जाता है, क्योंकि सोशलिस्ट कंट्री में ऐसा ही होता है कि जो जनता होती है उसको वो लोग पूरा सब कुछ देखभाल करते हैं, जो रशिया में बोला। लेकिन रशिया वाले थोड़े ज्यादा ही आगे हैं इस केस में, वो दूसरे का पैसा लेकर के बांट रहे हैं, हम उतना नहीं कर रहे। हम केवल जरूरतमंदों को वो मौका दे रहे हैं ताकि वो मेरिट लोगों के इक्वल आ सके। इसीलिए हमको मिक्स बोल दिया गया है, ना तो हम अमीरों को फेवर कर रहे हैं और ना तो हम अमीरों का पैसा लेकर के गरीबों में एकदम बांटे दे रहे हैं। तो हम कहीं बीच में खड़े हैं, जहां पे हम अमीरों की अमीरी को तो पहचानते हैं बट गरीबों को भी मौका दे रहे हैं कि वो अमीर बन सके मेहनत करके। इसीलिए हमको मिक्स बोला गया। समझ गए? यस मैम। ओके, अब एक कांता देवी की स्टोरी पढ़ लेते हैं फटाफट। ठीक है, कांता देवी इज अ डोमेस्टिक वर्कर। ठीक है, शी हैज गॉन टू वोट। वो वोट करने जाती हैं और फिर वो बहुत लंबी कतार है वोट करने के लिए, उस लंबी कतार में क्यू में लग जाती है वो। ठीक है, उसको खुशी होती है ये सोच करके कि केवल वो लाइन में नहीं लगी, उसके साथ सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं, क्योंकि उसको वो देख करके इक्वालिटी की फीलिंग आती है कि चलो कोई तो ऐसी जगह है जहां पर अमीर और गरीब में कोई डिफरेंस नहीं है। कितना भी अमीर आदमी हो, मर्सिडीज से उतरा हो, उसको लाइन में ही लग के वोट देना पड़ेगा। यही इक्वालिटी है और उसके वोट की वैल्यू भी 1 होगी। ठीक है, तब फिर कांता देवी को ये अच्छा लगता है। ठीक है, उसको ये समझ में आता है कि जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वो भी मेरे ही बराबर हैं। लेकिन जैसे ही वो वोट देकर के अलग रियल दुनिया में आती है तो उसको अलग सी फीलिंग आती है। उसको ये लगता है कि मुझे सरकार ने इक्वल वोट का मौका तो दिया है,
और मेरे साथ अमीरों अमीरों को वोट लेने का मौका मिला है। लेकिन जब मेरा बच्चा बीमार होता है तो मुझे सरकारी अस्पताल में जाना पड़ता है। जब अमीरों का बच्चा बीमार होता है तो वो लोग उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाते हैं। जब मेरा बच्चा बीमार होता है तो मुझे अपनी मालकिन से पैसे मांगने पड़ते हैं। लेकिन जब उनका बच्चा बीमार होता है तो उनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं। तो ये किस तरह की इक्वालिटी है हमारी कंट्री में? कांता को ये बात समझ में नहीं आती, लेकिन आपको ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल इक्वालिटी तो है बट इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं है। तो एक इक्वालिटी का अलग ही रूप इंडिया में देखने को मिलता है, जहां पर सरकार ये कहती है कि गरीब और अमीर बराबर है क्योंकि सबको वोट करने को मिलता है, और जब इलेक्शन का टाइम आता है तो वो लोग गरीबों के घर चले जाते हैं, उनके साथ बैठ के खाना खाने लग जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनके वोट की वैल्यू है। लेकिन जैसे इलेक्शन चले जाते हैं वैसे ही वो लोग अमीरों के पीछे पड़ जाते हैं। कितनी बार हम लोग देखते हैं हमेशा न्यूज में कि लोग बोल रहे होते हैं कि सारे पॉलिटिशियंस चोर हैं और कोई भी गरीबों की मदद नहीं करता, क्योंकि हमने पॉलिटिकल तो राइट दे दिया जो कि अच्छी चीज थी, बट इकोनॉमिक डेमोक्रेसी लाने में हम सक्षम नहीं हो सके। तो तुम ये बोल सकते हो कि मैम फिर चूक कहाँ हो गई हमसे? जितना आपने हमें बताया रशिया का एग्जाम्पल लेकर के, हमें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बेस्ट मॉडल हमने चूज किया हो कि एकदम इंसान को अच्छे से, जिसका पास मेरिट है उसको मैंने मेरिटोक्रेसी भी कर दी, उसकी मैंने हुनर की भी इज्जत कर दी। जो गरीब है उसको मैंने इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दे दी, उसको पढ़ने का मौका दे दिया। तो गलती कहाँ हो गई? जब इतना सब कुछ अच्छा हमने किया, कॉन्स्टिट्यूशन को इतना अच्छा बनाया, सारी चीजें रूल्स भी वैसे ही बनाए, तो फिर ये कांता की स्टोरी तो रियलिटी है। ऐसा तो मैंने मेरे घर में भी देखा है, मेरे घर में भी मेड आती है, उसकी सैलरी बहुत कम है और उसके बच्चे पढ़ने भी नहीं जाते। तो फिर ऐसी क्या चूक हो गई हमसे कि हम आज भी बहुत अमीरों और गरीबों में डिफरेंस है? तो इकोनॉमिक इक्वालिटी आई क्यों नहीं जब हमने मौका दिया? किसी के पास है इसका जवाब? सोच के मैम पॉलिटिशियंस की वजह से तो जो टैक्स का पैसा अपने पास ही रखते हैं, दूसरों वो वेरी गुड, वेरी गुड। बोलो, जवाब केवल ये है कि गलती सिस्टम में नहीं थी, गलती लॉ में भी नहीं थी, गलती कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं थी, गलती है करप्शन, चोरी। जो टैक्स का पैसा लोग मेहनत करके अमीर दे रहा है, वो टैक्स का पैसा गवर्नमेंट गरीब को नहीं दे रही, क्योंकि वहां पर जो लोग बैठे हुए हैं अल्टीमेटली ऐसा माना जाता है, क्योंकि वो लोग भी बदलते रहते हैं, ऐसा माना जाता है कि पावर में बैठने के बाद में इंसान को पावर की लत लग जाती है और वो कुर्सी छोड़ना नहीं चाहता, और कुर्सी छोड़ना नहीं चाहने की वजह से वो लोग बहुत सारा पैसा इलेक्शन में वेस्ट कर देते हैं, लोगों को खरीदने में, वोट खरीदने में, एमएलए एमपी को खरीदने में, सरकार बनाने में। तो जो पैसा ईमानदारी से लोगों तक जाना चाहिए वो पैसा सिस्टम में कहीं गायब हो जाता है कुर्सी बनाए रखने के लिए, कि कुर्सी बनी रहे हमारी। और उस चक्कर में वो जो पैसा, इतने 70 साल हो गए आजादी के, जो पैसा टैक्स पेयर ने पे किया मेहनत से, ऐसा नहीं है कि अभी कोरोना चल रहा है तो अमीर लोग कर नहीं रहे। कितने सारे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कि अमीर लोग रोज खाना बना रहे हैं, पैकेट लोगों को भेज रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं कह सकते कि समाज में लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते या समाज में लोग गरीबों को गरीब देखना चाहते हैं। तुम्हारे घर में भी बहुत जगह ऐसा होता होगा कि मम्मी चाहती है कि मेड की जिंदगी अच्छी हो जाए, वो चाहती है, ज्यादा काम भी नहीं करवाती है, उसके सुख दुख में साथ भी देती है। लोग कोशिश करते हैं, लेकिन वो कोशिश कहीं ना कहीं अटकी हुई है, क्योंकि जो पैसा अमीर दे रहा है, टैक्स पेयर जो पैसा दे रहा है गवर्नमेंट को, वो पैसा जाता नहीं नीचे तक। डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम लोग हर सामान जो खरीदते हैं उस सब में टैक्स लगता है। आप दूध खरीदो, चीनी, चाय पत्ती कहीं भी खरीदो, उस सब में जीएसटी लगा होता है। आप सैलरी लगाओगे, सैलरी में डायरेक्ट टैक्स लगा होता है। तो हर इंसान दो तरह का टैक्स पे करता है, एक तो वो जो सैलरी से कटता है और दूसरा वो जो सामान खरीदते वक्त पे करता है। तो हम ये मान सकते हैं कि हमने जो इतना पैसा दिया, गवर्नमेंट ने उसका सही फायदा नहीं उठाया और पुरानी गवर्नमेंट ने नहीं उठाया फायदा। यही रीजन है कि लोग कांग्रेस को बहुत ज्यादा ब्लेम करते हैं। उनका ऐसा मानना है कि 70 सालों तक आपने यहाँ पे थे और फिर आपको इतना टैक्स मिला, तो फिर इंडिया की हालत कैसे है जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे थी, अभी भी यहाँ पे इतनी गरीबी कैसे है।
तो यही रीजन है कि लोग बहुत ज्यादा गुस्सा थे कांग्रेस से, और यही रीजन है कि लोगों ने फिर मोदी को चूज किया। ठीक है, लेकिन पॉलिटिक्स इतनी इजी नहीं होती है। ठीक है, अगर हम ये बोलें कि नहीं सारी गलती कांग्रेस की है, तो जरूरी नहीं है कांग्रेस की हो सकता है कि कांग्रेस के अलावा और भी पार्टीज हो जो ऑपोजिशन में दंगे करा रही हो सकता है कि कांग्रेस के टाइम पे बहुत ज्यादा सूखा आया हो, 3-4 साल बहुत ज्यादा धन बर्बाद हो गया हो, तो गवर्नमेंट को भी अलग अलग तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अभी कभी साइक्लोन आ जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी अलग अलग तरह की नेचुरल कैलेमिटीज आ जाती हैं गवर्नमेंट का, उसमें भी बहुत पैसा जाता है। प्लस गवर्नमेंट को ये भी इंश्योर करना होता है कि हमारे पास में टैंक अवेलेबल रहे, हमारे पास में मिसाइल्स रहे, हमारे पास में फाइटर जेट रहे, ताकि कोई अटैक ना कर दे। तो उसमें भी गवर्नमेंट का बहुत पैसा जाता है। तो डिफेंस में पैसा चला गया तो ज्यादा पैसा बचता भी नहीं होगा। ठीक है, तो ज्यादा पैसा बचता नहीं है तो फिर और जितना बचता है उसमें से करप्शन हो जाता है, नीचे तक जाता नहीं। तो इन सारी चीजों का बेटा फिर इलाज क्या है, क्या कर सकते हैं ये बताओ। यहाँ पर ये बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को ब्लेम